एक वैद्य डॉक्टर जो मीलों चलकर लोगों तक अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पहुँचाते थे, लेकिन आज दवाइयों के अलावा भी उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। यह कहानी है डाबर की, जिसे डॉक्टर एस.के. बर्मन ने शुरू किया था। लेकिन आपको शायद लगता होगा कि पतंजलि ने मार्केट में आकर डाबर के च्यवनप्राश, आंवला तेल, लाल दंत मंजन और डाबर हनी जैसे तमाम पॉपुलर प्रोडक्ट्स की सेल्स पर ताला लगा दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा। हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के अलावा भी डाबर के तमाम ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, रियल जूस और बादशाह मसाला भी डाबर का ही है। इसके अलावा एवरेडी इंडस्ट्री, आईफा लाइफ इंश्योरेंस, रेलिगेयर इंटरप्राइजेज में भी डाबर का कंट्रोलिंग स्टेक है। तो चलिए आज हम डाबर की 140 साल पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। साल 1880, जब चारों तरफ कालरा, प्लेग और मलेरिया की महामारी फैली हुई थी, लोगों की जान जा रही थी, और उसी दौरान कोलकाता में एक आयुर्वेदिक वैद्य डॉक्टर एस.के. बर्मन कुछ जड़ी बूटियों की मदद से इस महामारी का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी दवाइयां सस्ती और इतनी असरदार थी जिससे लोगों में उनकी डिमांड बढ़ने लगी, और बर्मन साहब भी साइकिल से घर घर जाकर लोगों को दवाइयां बांटने लगे। लेकिन जब दूर दराज के इलाकों में भी दवाइयों की मांग बढ़ी तो डॉक्टर बर्मन ने साल 1884 में एक आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत की, और अपने नाम डॉक्टर के डा और बर्मन के बर को मिलाकर कंपनी का नाम डाबर रखा। यह उनकी छोटी सी कोशिश थी जिससे निम्न वर्ग के लोगों को अच्छी से अच्छी दवाइयां उपलब्ध हो सकें। अब साल 1996 आया जब डॉक्टर बर्मन ने कई आयुर्वेदिक दवाइयों के फॉर्मूले तैयार कर लिए थे और उसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्ट्री की शुरुआत की। डाबर धीरे धीरे एक पॉपुलर ब्रांड बनता जा रहा था, लेकिन साल 1907 में ही डॉक्टर एस.के. बर्मन की डेथ हो गई। फिर उनके बेटे सी.एल. बर्मन ने कंपनी की कमान अपने हाथ में लेकर कोलकाता में ही एक R&D सेंटर की शुरुआत की, ताकि पिता के अधूरे काम को आगे बढ़ाया जा सके। उनके दोनों बेटे पूरन और रतन चंद पिता के सपोर्ट में लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि दवाइयों से हटकर कुछ और आइटम अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए, और उसके बाद साल 1940 में डाबर आंवला केश तेल, 1949 में डाबर च्यवनप्राश और 1970 में लाल दंत मंजन को मार्केट में उतारा गया। लेकिन 1972 की शुरुआत में ही डाबर में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल 70s की उसी दौर पे पश्चिम बंगाल का डाउनफॉल शुरू हुआ था, और वजह थी नक्सल मूवमेंट और ट्रेड यूनियन की बढ़ती दखलंदाजी। कोलकाता में बिजनेस करना इतना मुश्किल हो गया था कि बिरला ग्रुप्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना हेड ऑफिस कोलकाता से शिफ्ट करना पड़ा था। और एक दिन अचानक डाबर के एम्प्लॉयज ने सी.एल. बर्मन के ग्रैंड सन जी.सी. बर्मन को फैक्ट्री में विजिट के दौरान चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन बर्मन परिवार ने इस घटना को काफी सीरियसली लिया और फैसला किया कि उन्हें कोलकाता छोड़कर अपने बिजनेस को नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना होगा। और यही वजह है कि साल 1972 में डाबर ने अपने हेड ऑफिस को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शिफ्ट कर दिया। 1978-79 में फरीदाबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और साहिबाबाद में एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करके डाबर ने हाजमोला को मार्केट में उतारा। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी डाइजेस्टिक टैबलेट के 50% मार्केट पर इसका कब्जा है, और लगभग 2.6 करोड़ हाजमोला टैबलेट डेली कंज्यूम कर लिया जाता है। दोस्तों, डाबर को शुरू हुए लगभग 100 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन अभी भी डाबर एक छोटी मोटी आयुर्वेदिक मेडिसिन की कंपनी ही बनी हुई थी। लेकिन कोलकाता से निकलकर दिल्ली आना डाबर के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि आसपास की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखकर बर्मन परिवार भी मोटिवेट हुआ, और उन्होंने फैसला किया कि मार्केट के फंड को उठाकर बिजनेस को और एक्सपेंड करेंगे। और जब इसके लिए साल 1994 में डाबर का आईपीओ लाया गया तो उसकी सक्सेस ने सबको चौंका दिया। वो आईपीओ 21 टाइम सब्सक्राइब्ड हुआ, लेकिन इस सक्सेस से डाबर के ऊपर एक प्रेशर भी था, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का। बर्मन परिवार पूरी मेहनत से डाबर को रीस्ट्रक्चर करने में लग गया, और जल्द ही दवाइयों से अलग हटकर भी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। फिर साल आया 1997, जब डाबर फूड के नाम से एक सब्सिडियरी की शुरुआत की गई और इंडिया का पहला जूस रियल फूड जूस को लॉन्च किया गया। अब देखा जाए तो डाबर का फोकस 4 बड़े सेगमेंट हेल्थ, हेयर, स्किन और फूड प्रोडक्ट्स पर था, और लोगों में डाबर की ब्रांड इमेज भी काफी अच्छी थी। लेकिन बर्मन फैमिली कंपनी की ग्रोथ से थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि डाबर की सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में वो बात नहीं दिखती थी। हालांकि ब्रांड अवेयरनेस की बात हो या फिर एडवर्टाइजिंग की, उस समय की कंपनीज में वह सबसे आगे रहती थी। डाबर तो टेलीविजन पर अपने ऐड देने वाली कुछ शुरुआती कंपनियों में से एक थी। अब डाबर
डाबर लाल दंत मंजन का मास्टर जी वाला ऐड हो या हाजमोला सर जी वाला या फिर घने मुलायम काले बाल वाला आंवला हेयर ऑयल का ऐड हो, 90s में पैदा हुए लोगों को आज भी याद होगा। अब दोस्तों डॉक्टर बर्मन की 4th एंड 5th जनरेशन के हाथों में कंपनी की बागडोर थी और सबने मिलकर एक फेमस बिजनेस कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी एंड कंपनी को हायर किया ताकि पता लग सके कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। मैकेंजी ने कंपनी के बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद बोर्ड मीटिंग में अपनी रिपोर्ट को जब सबके सामने रखा तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरअसल मैकेंजी ने कहा कि अगर आप डाबर को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो तो बर्मन फैमिली को सभी एग्जीक्यूटिव पोजीशन छोड़कर उसे प्रोफेशनल के हाथों सौंपना होगा। बर्मन के लिए डिसीजन लेना काफी मुश्किल था, लेकिन सबने मिलकर फैसला किया कि कंपनी के हित में वह मैकेंजी के सभी सजेशंस को मानेंगे और साल 1998 में मिस्टर सुनील दुग्गल को डाबर का CEO अपॉइंट किया गया, जो डाबर में ही 1995 से GM सेल्स एंड मार्केटिंग के पोजीशन पर काम कर रहे थे। अब डाबर की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसने बीट्स पिलानी और IIM कलकत्ता से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और जिसके पास पेप्सिको जैसे ब्रांड के साथ काम करने का तजुर्बा भी था। अब यहीं से डाबर की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि डाबर च्यवनप्राश, आंवला तेल, डाबर हनी, हाजमोला, लाल दंत मंजन, पुदीन हरा तेल, वाटिका और रियल जूस एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि खुद में एक ब्रांड थे और सिर्फ जरूरत थी एक प्रॉपर प्रोडक्शन मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की। और जैसे ही कंपनी की कमान एक्सपर्ट प्रोफेशनल के हाथों में गई, उसका असर सेल्स पर दिखने लगा और सिर्फ 2 साल के भीतर ही साल 2000 में डाबर का सालाना कारोबार पहली बार 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। फिर साल 2003 में दुग्गल साहब ने डाबर को आयुर्वेदा बेस्ड कंपनी की इमेज से बाहर निकलकर एक डाइवर्सिफाइड FMCG प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, ताकि हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC जैसे दिग्गज प्लेयर से सीधी टक्कर ली जा सके। और इसके लिए उन्होंने फार्म बिजनेस को FMCG से अलग कर दिया। फिर शुरुआत हुई एक एग्रेसिव एक्विजिशन की ताकि डाबर के पोर्टफोलियो को बड़ा बनाया जा सके। सबसे पहले उन्होंने 2005 में 143 करोड़ के कैश डील से बलसारा के हाइजीन और होम प्रोडक्ट्स बिजनेस को एक्वायर कर लिया। फिर साल 2007 में डाबर ने H&B स्टोन लिमिटेड के नाम से रिलेटेड बिजनेस में भी इंटर करते हुए न्यू यू ब्रांड को लॉन्च किया। और आपको पता है आज इंडिया के 40 शहरों में 100 से भी ज्यादा न्यू यू स्टोर्स हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के हेल्थी ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। इस तरह जिस डाबर की चाल पिछले 100 सालों में काफी धीमी थी, उसने सिर्फ 10 साल में ही अपने एग्रेसिव एक्विजिशन और तेजी ग्रोथ से सबको चौंका दिया था और साल 2013 तक कंपनी का रेवेन्यू 5 गुना बढ़ गया था। दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब नाउ।